Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT of Hindi, Malhar. तो चैप्टर 9 मैया मैं नहीं माखन खायो, इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने चैप्टर को अच्छे से समझ लिया था, प्रसंग सहित व्याख्या देखी थी और इसके जो थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर एक्स्ट्रा वो देखे थे। अब हम पार्ट 2 में जो बुक में एक्सरसाइज दी गई है उसे देखेंगे। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस। इफ यू हैवंट वॉच्ड प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले है पार्ट से, मेरी समझ से। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जो सही आंसर है उसके सामने स्टार बनाना है और यहाँ दिया हुआ है कि अपने फ्रेंड्स के साथ आपको चर्चा करनी है और क्यों चुना है आपने वो सही आंसर, उसका कारण बताना है। जैसे पहला है, मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, इसके लिए श्री कृष्ण ने क्या तर्क दिया है। मुझे तुम पराया समझती हो, मेरी माता तुम बहुत भोली हो, मुझे ये लाठी कंबल नहीं चाहिए, मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं। तो ये वाला सही है। श्री कृष्ण ने अपनी माँ को बताया कि वे एक छोटे बालक हैं और उनके हाथ छोटे हैं, वे छत से लटके हुए छीके तक कैसे पहुंच सकते हैं। ये तर्क उनकी मासूमियत और चतुराई को दर्शाता है। फिर है, श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे। गाय चरा रहे थे, माखन खा रहे थे, मधुबन में भटक रहे थे या मित्रों के संग खेल रहे थे। तो मधुबन में भटक रहे थे। इसका कारण है, श्री कृष्ण ने अपनी दिनचर्या बताते हुए कहा कि वे सुबह से उन्हें गायों के पीछे पीछे मधुबन भेज दिया गया और वहां वे दिन भर गाय चराने और भटकने में व्यस्त रहे, इसलिए माखन चोरी का समय ही नहीं था। नेक्स्ट है मैच देम। इसमें हमें शब्दों को सही अर्थ या मीनिंग के साथ मैच करना है। जैसे जशोदा, जशोदा को हम यशोदा भी कहते हैं, श्री कृष्ण की माँ का नाम है जिन्होंने श्री कृष्ण को पाला था। पहर ये समय को नापने की एक इकाई है। 3 घंटे का एक पहर होता है और एक दिवस में 8 पहर होते हैं। लकुटी कमरिया, ये लाठी और छोटा कंबल जो होता है। कमली, मान्यता है कि श्री कृष्ण लकुटी कमरिया लेकर गाय चराने जाया करते थे। फिर है बंसीवट। बंसीवट एक वट वृक्ष है। मान्यता है कि श्री कृष्ण जब गाय चराया करते थे वे इसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर वंशी की ध्वनि से गायों को पुकार कर उन्हें एकत्रित करते थे। मधुबन, जो मथुरा के पास और यमुना के किनारे का वन है, उसे मधुबन कहा गया है। फिर है छीको। छीको एक गोल पात्र के आकार का रस्सियों का बुना हुआ जाल जो छत या ऊंची जगह से लटकाया जाता है ताकि उसमें रखी हुई खाने पीने की जो वस्तु है जैसे दूध दही उसे कुत्ते या बिल्ली आदि ना पा सके। फिर है माता, जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली, जननी या माँ। फिर है ग्वाल बाला, गाय पालने वालों के बच्चे, श्री कृष्ण के संगी साथी जो गाय चराने जाते थे, उन्हें हम ग्वाल बाला कहते हैं। नाउ नेक्स्ट है पंक्तियों पर चर्चा। यहाँ पर पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, हमें इन्हें ध्यान से पढ़ना है और जो भी अर्थ हमें इसका समझ में आ रहा है वो आपको नीचे लिखना है और अपनी क्लास में डिस्कस भी करना है। जैसे भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। सो इसका मतलब है श्री कृष्ण सुबह सुबह गायों के पीछे मधुबन भेज दिए गए। ये बताता है कि वे सुबह से ही गायों को चराने में व्यस्त थे। फिर है सूरदास तब बिहसी जसोदा लय उर कंठ लगायो। अंत में यशोदा मुस्कुराती हैं और श्री कृष्ण को गले लगाकर उनकी मासूमियत पर प्रेम जताती हैं, ऐसा सूरदास जी का कहना है। फिर है सोच विचार के। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न है, इनके आंसर हमें लिखने हैं। पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया है। तो उन्होंने ये बताया कि वे दिन भर गाय चराने में व्यस्त थे, उनके हाथ छोटे छोटे हैं, छीके तक नहीं पहुंच सकते हैं। फिर है यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगाया। यशोदा ने उनकी मासूमियत और चतुराई को देखकर वात्सल्य भाव से उन्हें गले से लगाया। कविता की रचना, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। इसमें देखो पठायो अंडरलाइन है। फिर 4 पहर बंसी बट भटकयो, सांझ परे घर आयो। आयो इसके नीचे अंडरलाइन है। तो पठायो और आयो ये दोनों जो शब्द हैं आप बोलने में एक जैसे लग रहे हैं। तुक यानी ध्वनि जो है दोनों की सेम है, इसे हम तुक कहते हैं। सो पूरे पद को आप पढ़ना है, पंक्ति के अंतिम शब्द का तुक मिलता है। तो ये एक विशेषता है इस पद में या कविता में, इस तरीके से तुकबंदी की गई है कि अंतिम शब्द जो है वो मिल रहे हैं बोलने में, है ना। तो इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने ग्रुप में मिलकर इस पाठ की विशेषताओं की सूची बनानी है। जैसे इस पद के अंतिम पंक्ति में कवि ने अपना नाम भी दिया है ना। तो ऐसे कुछ विशेषता बताइए और ग्रुप में आपको चर्चा करनी है और डिस्कस करना है। तो कुछ विशेषताएं हैं, हर पंक्ति के अंत में समान ध्वनि है जिससे कविता में लय और ताल बनती है। कवि ने बाल लीला का वर्णन अत्यंत सरल और भावुक तरीके से किया है, बचपन के समय का वर्णन। अंतिम पंक्ति में कवि ने अपना नाम सूरदास दिया है जो इस पद की खास विशेषता है। कविता में बाल भाव की सुंदरता है जो पाठकों को आकर्षित करती है। नेक्स्ट है अनुमान या कल्पना। यहाँ पर डिस्कस करना है, 2 क्वेश्चन है। पहला है, श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को तर्क क्यों दे रहे होंगे। श्री कृष्ण कह रहे होंगे कि वह माखन
चुराने के दोषी नहीं है। उन्होंने अपनी दिनचर्या बताते हुए कहा होगा कि वह तो दिन भर गाय चराने में व्यस्त थे और उनके छोटे छोटे हाथ छीके तक नहीं पहुंच सकते थे। जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया तब क्या हुआ होगा? यशोदा ने श्री कृष्ण की मासूमियत और चंचलता देखकर वात्सल्य भाव से उन्हें गले लगा लिया होगा। यह क्षण प्रेम और स्नेह से भरा हुआ होगा, जिसमें यशोदा को अपने पुत्र की बाल चतुराई पर हंसी भी आई होगी और ममता भी उमड़ पड़ी होगी। फिर है शब्दों के रूप। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं, कुछ एक्सरसाइज है, हमें इसको सॉल्व करना है। जैसे पहला है भोर भयो गयन के पाछे। इस पंक्ति में जो पाछे शब्द है इसका मतलब है पीछे, हम इसको पीछे भी लिखते हैं। इस पद में ऐसे कुछ और शब्द हैं जिनके आप अलग अलग रूप लिखते हैं या बोलते होंगे, तो नीचे हमें ऐसी लिस्ट बनानी है और उसका जो रूप है अलग वो भी बताना है। जैसे परे पास या बाहर को बोलते हैं, छोटो छोटा, विधि विधि, भोरी भोली, कछु कुछ, लय ले, नहीं नहीं। तो इस तरीके से हम लिखते हैं, इसकी चेंज फॉर्म है। नाउ अब यहाँ मैच देम दिए गए, शब्दों को अर्थ के साथ मैच करना है, एक एक करके देखते हैं। तो उपजी यानी उपजना, उत्पन्न होना। जानी जानकर, जानबूझकर। जायो, जायो मतलब होता है जन्मा। फिर है जिया, जिया मतलब हिया, हृदय, मन, ठीक है। फिर पठायो मतलब भेज देना। पतियायो विश्वास कर लेना। बहियन मतलब बाह, हाथ या बुझा, भुजा। फिर विधि, विधि मतलब होता है इस प्रकार से, इस भांति से या इस रीति रिवाज से। फिर बिहसी मतलब मुस्कुराना, हंसी। भटकियो इधर उधर घूमना या भटकना। लपटायो मतलब मलना या लगाना। फिर है वर्ण परिवर्तन। अब तू माता मन की अति भोरी। भोरी देखो यहाँ पे र लिखा है लास्ट में, अगर हम इसको भोली लिख देते हैं, र को ल में बदल दिया तो इससे मीनिंग सेम है, बस शब्द को हमने अलग अलग लिखा है ना। आपने ध्यान दिया होगा कि इस पद में कुछ और शब्द में भी ल या ड़ और र में वर्ण परिवर्तन हुआ है, वर्णों को हमने बदला है। ऐसे शब्द चुनकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है। तो जैसे यहाँ पर भोरी को भोली हम लिख सकते हैं ना, वैसे ही एक है परे। परे मतलब होता है पढ़ना या होना, है ना। तो यहाँ पर भी हमने र को ड़ से परिवर्तन किया है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, पंक्ति से पंक्ति यहाँ पर हमें मैच देम दिया है, मीनिंग के साथ मैच करना है। जैसे पहला है भोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। तो सुबह होते ही गायों के पीछे मुझे मधुबन भेज दिया गया। फिर है चार पहर बंसी वट भटकयो, सांझ परे घर आयो। सांझ पड़ने पर या सांझ होने पर मैं घर आ गया। तो चार पहर बंसीवट में भटकने के बाद सांझ होते ही घर पर आ गया। देन मैं बालक बहियन को छोटो छीको के विधि पायो। तो मैं छोटा बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी हैं, मैं छीके तक कैसे पहुंच सकता हूँ। फिर है ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। ये सब सखा मुझसे बैर रखते हैं, उन्होंने मक्खन हट पूर्वक यानी जबरदस्ती मेरे मुख पर लगा दिया है। तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। माँ तुम मन की बहुत भोली हो, इनकी बातों में आ गई हो। जिया तेरे कुछ भेद उपजी है, जानी परायो जायो। मतलब तेरे हृदय में अवश्य कोई भेद है जो मुझे तू पराया समझ रही है। नेक्स्ट है पाठ से आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखेंगे। पहला है आपकी बात, मैया मैं नहीं माखन खायो। यहाँ श्री कृष्ण अपनी माँ के सामने सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। कभी कभी हमें दूसरों के सामने सिद्ध करना पड़ता है कि यह कार्य हमने नहीं किया है। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? कब, किसके सामने? आपने अपनी बात सिद्ध करने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं, उस घटना के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप अपनी लाइफ से बताएंगे कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या, और हुआ है तो आपने क्या तर्क दिया है या कब ऐसा हुआ है। तो जैसे हाँ, मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ है जब किसी ने मुझ पर घर का सामान गिराने का आरोप लगाया। मैंने समझाया, उस समय मैं अपने कमरे में था और किताब पढ़ रहा था। मैंने अपनी माँ को दिखाने के लिए कमरे में पड़े किताबों को तर्क के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने मेरी बात मान ली और मुझे निर्दोष समझा। अब आगे दिया हुआ है घर की वस्तुएं। मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो। छीको, जो ये छीका वर्ड है, ये घर की एक वस्तु है जिसे सैकड़ों वर्ष से भारत में उपयोग में लाया जा रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ना। नीचे कुछ और घरेलू वस्तुओं के चित्र दिए हुए हैं, इसको आप घर में यूज करते हैं, किस काम के लिए करते हैं वो पहचानना है और लिखना है। तो एक एक करके देखेंगे। लोटा पानी पीने या पूजा में उपयोग आता है। स्त्री, इसे लोहा या प्रेस बोलते हैं, कपड़े प्रेस करने के लिए। फिर है चौकी या छोटी मेज, जिसे हम छोटी मोटी वस्तुएं रखने का काम करते हैं। फिर है सिलाई मशीन, कपड़े सिलने के लिए। खाट या
चारपाई सोने के लिए, फिर बरनी है जिसमें अचार या कोई सामान रखते हैं, फिर सूप है ये अनाज को साफ करने के लिए यूज करते हैं, सिलबट्टा मसाला पीसने के लिए यूज करते हैं, फिर है चक्की या इसे जाता भी बोलते हैं, अनाज को पीसकर आटा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, पंखा हाथ से चलाने वाला, गर्मी में हमें राहत पाने के लिए इसका यूज करना पड़ता है, फिर है मथनी, ये लकड़ी का बना हुआ एक उपकरण है जिसे हम दही से छाछ बनाते हैं या मक्खन निकालने का काम करते हैं, फिर है चलनी, आटा चालने के लिए यूज करते हैं, फिर है ढक्कन वाली डिब्बी, चीजों को सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं, फिर है ओखली, तो अन्न आदि कूटने के लिए पत्थर या काठ का बना एक पात्र होता है, फिर है बिलोनी, दही से मक्खन निकालने का एक उपकरण होता है जिसमें रस्सी की मदद से मथनी को गोल गोल घुमाते हैं और इससे दही से छाछ बनाते हैं या मक्खन निकालते हैं। फिर है, आप जानते हैं कि श्री कृष्ण को मक्खन बहुत ही पसंद था, दूध से दही मक्खन बनाया जाता है और मक्खन से ही घी बनाया जाता है। नीचे दूध से घी बनाने की प्रक्रिया संबंधी कुछ चित्र दिए गए हैं, आप अपने परिवार के सदस्यों, शिक्षकों या इंटरनेट आदि की सहायता से दूध से घी बनाने की क्या प्रक्रिया है वो लिखना है। जैसे पहले इमेज में आप देखिए गाय है, हरी घास चर रही है, फिर वो दूध देती है, उस दूध को गर्म किया जाता है, फिर ठंडा होने के बाद उसकी मलाई को इकट्ठा किया जाता है, फिर इस तरीके से बिलौने में छाछ बनाया जाता है या मक्खन बनाया जाता है, मक्खन को फिर साफ करके और उसे फिर से गर्म करके हम घी बनाते हैं। तो क्या प्रक्रिया है, दूध को गर्म करें और ठंडा होने दें, ठंडा दूध दही जमाने के लिए रख दें, फिर जमे हुए दही को मथनी की मदद से मथे और मक्खन निकालें, मक्खन को धीमी आंच पर गर्म करें, मक्खन पिघलकर घी बन जाता है। फिर है समय का माप, यहाँ पर समय को नापने के लिए कुछ शब्द यूज हुए हैं चैप्टर में ना, जैसे चार पहर बंसीवट भटकियो सांझ परे घर आयो। तो पहर और सांझ शब्दों का प्रयोग समय को बताने के लिए किया जाता है। समय बताने के लिए और कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अपने समूह में मिलकर सूची बनानी है और कक्षा में डिस्कस करना है, जैसे कल, ऋतु, वर्ष, अब, पखवाड़ा, दशक, वेला, अवधि आदि। तो जैसे कुछ शब्द है कल, आज, सुबह, दोपहर, शाम, रात, ऋतु, पखवाड़ा, दशक, वेला, तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनसे हम समय बताते हैं। फिर है, श्री कृष्ण के अनुसार वे कितने घंटे गाय चराते थे, 4 पहर चलाते थे, यानी 12 घंटे, एक पहर में 3 घंटे होते हैं तो 4 पहर में 12 घंटे। अब मान लीजिए वे शाम को 6 बजे गाय चरा कर लौटे, तो वे सुबह कितने बजे गए होंगे, तो क्योंकि वे 4 पहर गाय चराते हैं तो 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 3 are 12, 12 घंटे पहले वो निकले होंगे, यानी सुबह 6 बजे। दोपहर का अर्थ है दो पहर का समय, जब दूसरे पहर की समाप्ति होती है और तीसरे पहर का प्रारंभ होता है, ये लगभग 12 बजे का समय होता है जब सूर्य सिर पर आ जाता है। बताइए दिन के पहले पहर का प्रारंभ लगभग कितने बजे होता होगा। तो पहला प्रहर सूर्योदय के साथ शुरू होता है, यानी लगभग सुबह 6 बजे। फिर हम सब विशेष हैं। महाकवि सूरदास, जिनके अभी हमने एक पद को पढ़ा, वे दृष्टि बाधित थे, वे देख नहीं सकते थे, उनकी विशेष क्षमता थी, उनकी कल्पना शक्ति और कविता रचने की कुशलता थी, फिर भी वे इतनी अच्छी कल्पना कर सकते थे, इतना अच्छा इमेजिनेशन पावर था उनके पास कि वो पोयम लिखते थे, जबकि उन्हें कुछ भी नहीं दिखता था। हम सभी में कुछ ना कुछ ऐसी विशेषता होती है जो सबको भिन्न बनाती है, मतलब सब अलग अलग हैं। नीचे दिए गए व्यक्तियों की विशेष क्षमताएं क्या है, विचार कीजिए और लिखिए। अब नीचे जो भी दिया है उनकी विशेष क्षमताएं हमें बतानी, जैसे आपकी कोई एक क्षमता क्या है, तो मुझे कहानियां लिखना और चित्र बनाना अच्छा लगता है, आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं। आपके किसी भी परिजन की, रिलेटिव की, जैसे मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, फिर आपके शिक्षक की, मेरे शिक्षक जटिल विषयों को सरलता से समझाते हैं, जो टफ सब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत ईजिली समझाते हैं। फिर आपके मित्र की कोई विशेषता, जैसे मेरा मित्र गणित में तेज है, ठीक है। वैसे जो भी आप विशेषताएं आपके फ्रेंड की, फैमिली मेंबर की, वो बता सकते हैं। नेक्स्ट है, एक विशेषता क्षमता ऐसी भी होती है जो हम सबके पास होती है, वह क्षमता है सबकी सहायता करना, सबके भले के लिए सोचना। तो बताइए इस क्षमता का उपयोग करके आप इनकी सहायता कैसे करेंगे। नीचे जो भी सिचुएशन दी गई है उस सिचुएशन में आप कैसे सहायता करेंगे वो आपको बताना है। जैसे पहला है, एक सहपाठी पढ़ना जानता है और उसे एक पाठ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, मैं उसे धीरे धीरे पढ़ने में मदद करूंगा या करूंगी। फिर एक सहपाठी को पढ़ना अच्छा लगता है पर वह देख नहीं सकता, तो मैं उसे सुनाकर पाठ को समझाऊंगा या समझाऊंगी। फिर एक सहपाठी बहुत जल्दी जल्दी बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है, तो मैं अभ्यास कराऊंगा कि वह धीरे धीरे और स्पष्ट बोले ताकि लोगों को समझ में आए। फिर एक सहपाठी बहुत अटक अटक कर बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है, तो मैं उसे आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रेरित करूंगा या करूंगी। फिर एक सहपाठी को चलने में कठिनाई है और वो सबके साथ दौड़ना चाहता है, तो मैं उसे सहारा देकर उसके साथ चलूंगा। फिर एक सहपाठी प्रतिदिन विद्यालय आता है और उसे सुनने में कठिनाई है, तो आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, मैं उसे लिखकर बात समझाने की कोशिश करूंगा।
ओके, नेक्स्ट यहाँ है आज की पहेली। तो दूध से मक्खन ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं। नीचे हमें चित्र दिए गए हैं और इस वर्ग पहेली में उन्हीं नामों से इसे हमें पूरा फिल करना है। तो जैसे देखिए इस तरीके से आप फिल कर देंगे। कौन कौन से नाम है यहाँ पर देखिए, मक्खन लिखा मैंने, खोया, दही, मलाई, पनीर, छाछ, लस्सी, मिठाई, फिर घी है, फिर आइसक्रीम, शरबत, है ना। कोई सा रह गया हो तो यहाँ मैंने फिल कर दिया, आप ऐसे फिल कर सकते हैं। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 9 मैया मैं नहीं माखन खायो। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसकी एक्सरसाइज भी देख ली है। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो एज यू कैन सी 9 चैप्टर तक हमारा पूरा हो गया। 10th चैप्टर देखेंगे, परीक्षा कहानी। ये प्रेमचंद्र की एक लिखी हुई कहानी है, उसको हम पढ़ेंगे और उसकी वर्कशीट या एक्सरसाइज को देखेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोज एंड इफ यू आर डूइंग सो प्लीज like and share it and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.